2010 के आसपास का टाइम याद करो, तब गुरुग्राम रियल एस्टेट का हीरो था। वहीं नोएडा के रियल एस्टेट को रिस्की माना जाता था। इसी फेज में एस ग्रुप ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने गुरुग्राम फॉलो नहीं किया। उनका प्राइम फोकस था एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, डेली यूज प्लानिंग एंड स्कूल, ऑफिस, आईटी पार्क्स के पास अपने प्रोजेक्ट डेवलप करना। जैसे जैसे एस ग्रुप का स्केल बढ़ा, वैसे वैसे स्क्रूटनी भी बढ़ी और ये हर लार्ज डेवलपर के साथ हुआ है। सोचो, एक बिल्डर जो फ्लैशी एड से नहीं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से भी नहीं और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे भी नहीं, लेकिन फिर भी नोएडा के स्काईलाइन का एक बड़ा हिस्सा उसी का बनाया हुआ है। आज जब आप नोएडा एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा साइड ड्राइव करते हो, जो वाइड रोड्स, मैसिव सोसाइटीज और कमर्शियल टावर देखते हो, उनमें से काफी सारे प्रोजेक्ट के नाम एक ही है, द वन एंड ओनली एस ग्रुप। पर सवाल ये है, एस ग्रुप कैसे आया, इतना फास्ट कैसे बढ़ा और बिना ज्यादा नॉइज के कैसे एक रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा कर दिया। आज की वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स के साथ एक कंप्लीट स्टोरी बताएंगे। मैं हूं शैली मदान और आप देख रहे हो रियल एस्टेट रिव्यू विद शैली रियल्टर लाइफ। 2010 के आसपास का टाइम याद करो, तब गुरुग्राम रियल एस्टेट का हीरो था। वहीं नोएडा के रियल एस्टेट को रिस्की माना जाता था और इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर कंस्ट्रक्शन था एंड साथ ही इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफी मिक्स था। इसी फेज में एस ग्रुप ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने गुरुग्राम फॉलो नहीं किया, मुंबई जाके लैंड बैंक रेस में नहीं घुसे और एस ग्रुप ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा पर फोकस किया। और उनके अननोन फैक्ट्स की बात करें तो एस ग्रुप ने ग्रोथ के लिए पॉपुलर मार्केट नहीं, इमर्जिंग मार्केट चुना। एस ग्रुप का मॉडल शुरू से ही अलग रहा। ये लोग सबसे पहले अल्ट्रा लग्जरी पे नहीं गए, बल्कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बायर को टारगेट किया। ये प्रोजेक्ट को लिवेबल और रेंटेबल बनाया। उनका प्राइम फोकस था एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, डेली यूज प्लानिंग एंड स्कूल, ऑफिस, आईटी पार्क्स के पास अपने प्रोजेक्ट डेवलप करना। इसी वजह से एंड यूजर आया, इन्वेस्टर आया जो रेंटल चाहते थे और रीसेल मार्केट बना। एस ग्रुप का एम्पायर स्पेकुलेशन पर नहीं, ऑक्यूपेंसी पर बना। आज जब लोग एस को नोएडा बिल्डर बोल देते हैं तो वो एक चीज मिस कर देते हैं कि एस ग्रुप रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों बनाते हैं। सिर्फ एक दो प्रोजेक्ट्स नहीं, मल्टीपल लार्ज फॉर्मेट टाउनशिप भी एस ग्रुप ने फॉर्म की है। और एस ग्रुप नोएडा एक्सप्रेसवे बेल्ट में स्ट्रॉन्ग लैंड प्रेजेंस रखता है। अगर एस ग्रुप के सक्सेसफुल डिसीजन की बात करें तो एस ग्रुप ने ज्यादा लैंड एक साथ अनाउंस नहीं की, बल्कि फेज वाइज डेवलप किया। इसका मतलब कैपिटल रोटेशन फास्ट रहा, कंस्ट्रक्शन कंट्रोल ज्यादा था और ओवर लिवरेज का रिस्क कम। यही वजह है कि एस का एक्सपेंशन साइलेंट रहा लेकिन कंटिन्यूअस रहा। एस ग्रुप फील्ड पे ही नहीं, अपने सोशल मीडिया गेम में भी स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने ओवर प्रोमिसेस, गारंटीड रिटर्न जैसे टर्म्स को अवॉइड किया और ज्यादा फोकस साइट एग्जीक्यूशन पर रखा। जैसे जैसे एस ग्रुप का स्केल बढ़ा, वैसे वैसे स्क्रूटनी भी बढ़ी और ये हर लार्ज डेवलपर के साथ हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांजैक्शन रिव्यू के लिए इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस भी हुआ, लेकिन कोई फाइनल वर्डिक्ट पब्लिकली डिक्लेयर नहीं हुआ। बायर के प्रोस्पेक्टिव का प्रोपोर्शन भी 50-50 रहा। कईयों को प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर हुए, लोकेशन ने रिटर्न दिया और रेंटल डिमांड स्ट्रॉन्ग रही। कई लोगों के रिव्यू अपोजिट भी रहे और जो हर लार्ज टाउनशिप डेवलपर में दिखते ही हैं। करंटली एस ग्रुप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में ऑक्यूपाइड है। लोग एस को रन अवे बिल्डर नहीं मानते, ओवर अग्रेसिव प्रमोटर्स भी नहीं बोलते और एक स्टैब्लिश्ड एनसीआर प्लेयर के रूप में देखते हैं। इस पूरी एस ग्रुप स्टोरी से एक लेसन क्लियर निकलता है, बिल्डर का नाम काफी नहीं होता। प्रोजेक्ट, फेस, अप्रूवल और कैश फ्लो इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। चाहे
बिल्डर एस हो या कोई स्मार्ट इन्वेस्टर, हमेशा प्रोजेक्ट लेवल एनालिसिस करता है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो फैक्ट्स और क्लैरिटी चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हमारी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी से कनेक्ट करो।